हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमने बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग ये जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है काइनेमेटिक्स। ओके, इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स, तो इसका कुछ पार्ट तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो अगर मूव करता है, ठीक है, तो हम इस बात को लेके कंसर्न रहेंगे कि ये मूव कैसे करता है। हम इस बात को लेके कंसर्न नहीं रहेंगे कि ये मूव क्यों करता है, ठीक है, कैसे मूव कर रहा है। इस बात का आंसर हम लोग काइनेमेटिक्स में देते हैं, यानी इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हाउ ए बॉडी मूव्स। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे हाउ ए बॉडी मूव्स, यानी बॉडी अगर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है ये। व्हाई ए बॉडी मूव ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। हम हाउ पढ़ेंगे, व्हाई नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें नेचर ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, नेचर ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ मोशन, जैसे कितना स्पीड चल रहा है, हाउ फास्ट, ठीक है, कैसे पाथ पे चल रहा है, उस पाथ का शेप क्या है, सर्कुलर पे चल रहा है, रेक्टिलिनियर पे चल रहा है, प्रोजेक्टाइल पे चल रहा है, वो देखते हैं। हम लोग इसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है उसका, एक्सेलरेशन क्या है, ये पढ़ते हैं, और टाइम का क्या रिलेशन है ये पढ़ते हैं। ये सब पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसका मास के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, और इनर्जी इंटरेक्शन के बारे में बात काइनेमेटिक्स के अंदर में नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि ये सिंपल समझिए कि मोशन के ज्योमेट्री का स्टडी है, जियोमेट्री ऑफ मोशन, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि अगर ट्रांसलेशन हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ये बॉडी जा रहा है, तो उसमें क्या क्या होगा ये बात हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो ट्रांसलेशन का जो टाइप है कि कितने तरीके से ट्रांसलेशन हो सकता है। ट्रांसलेट होने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, जैसे देखो एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशन, एक होता है वाइब्रेशन। ट्रांसलेट का मतलब पहले यहाँ पे था, चल के यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये क्या हुआ, ये ट्रांसलेशन ये है। और इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है सब पंखा, तो क्या हो जाएगा, रोटेशन। ठीक है, और एक ही पॉइंट पे टू एंड फ्रो करता रहता है, तो क्या होता है, ये वाइब्रेशन। तो कोई भी बॉडी जो ट्रांसलेशन मोशन में है, ठीक है, तो वो या तो स्ट्रेट लाइन वाले पाथ पे चल सकता है या कर्व लीनियर पाथ पे चल सकता है। ठीक है, हम क्या बोले कि कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेशन कर रहा है तो या तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। तो जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, ये जब स्ट्रेट लाइन वाले पाथ पे चलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, इसमें ये क्या होगा, इसमें जो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा था, ट्रांसलेशन मोशन,
ये कैसे पाथ पे होगा? कैसे पाथ पे? स्ट्रेट लाइन यानी सीधा लाइन के पाथ पे होगा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम हम लोग रख देते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, मान लीजिए कार है रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, कार रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग? मान लीजिए ट्रेन रनिंग ऑन ए सिंगल ट्रैक, ऑन एक ही पटरी, ऐसा सीधा पटरी है, उस पर ट्रेन अपना चल रहा है। ओके, तो इस टाइप का जो भी मोशन है इसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, सिंगल ट्रैक। ठीक है, या किसी से बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी बॉल को सीधा सीधा फेंक दिया गया है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, या कहीं पॉइंट से गिरा दिया इसको, बॉल को, या बॉल को ड्रॉप कर दिया किसी हाइट से। तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसमें हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? रेक्टिलिनियर मोशन। अब दूसरे टाइप में कैसा एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं? कर्व लीनियर मोशन, कर्व पाथ पे जा सकते हैं। तो जो दूसरा टाइप होगा हमारा ट्रांसलेटरी मोशन का, वो कौन सा होगा? कर्व लीनियर, कर्व CURVE लीनियर मोशन। अब किसी, ये क्या है? ये है कि ट्रांसलेशन होगा किसी बॉडी का कैसे पाथ पे? कर्व पाथ पे। ठीक है, तो अगर अब कर्व पाथ अगर किसी एक प्लेन में है, ये इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन कर्व CURV पाथ। ठीक है, तो इसको बोल देंगे कर्व लीनियर मोशन। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इफ ट्रेजेक्टरी इज इन प्लेन, ट्रेजेक्टरी किसको बोलते हैं? किस पाथ पे चल रहा है वो, तो वो अगर एक प्लेन में आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। जैसे किसी बॉल को किसी एंगल पे फेंका गया है, ठीक है, तो ये ऐसा करके आके 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 गिर जाएगा, इसका नाम हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं। ठीक है, तो ये सीधा पाथ नहीं चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर पाथ या ट्रेजेक्टरी, इफ पाथ या ट्रेजेक्टरी इज नॉट इन प्लेन, नॉट इन प्लेन, प्लेन नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम या स्पेस का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। एंड नॉट इन प्लेन एंड रिक्वायर्स ए रीजन ऑफ ए स्पेस और वॉल्यूम, इसको कौन सा बोलेंगे? स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल, तो ये 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, या इसी को हम क्या बोलेंगे? मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। तो जैसे कोई इंसेक्ट है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इंसेक्ट फ्लाइंग, इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में, रेंडमली इन ए रूम, रूम में कोई कीड़ा पतंगा ऐसे उड़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन। तो क्या इससे हमको पता चला? हमको पता चला कि जो हमारा ट्रांसलेशन मोशन है, जो हमारा ट्रांसलेशन मोशन है
वो कितने तरह का हुआ, और या तो एक तो हो गया हमारा रेक्टिलिनियर, यानी जो इसको हमने बोला कि स्ट्रेट लाइन पे ट्रांसलेशन करें, रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हमने क्या बोला था, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा हमने क्या बोला था, कर्व लीनियर, कर्व लीनियर मोशन। इसमें हमने क्या बोला, कर्व लीनियर के भी दो टाइप बोले। एक बोला कि जो मोशन प्लेन में हो रहा होगा, मोशन इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में हो रहा है, जिसको हमने और टू डायमेंशनल मोशन। और दूसरा क्या बोल दिया हमने, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रांसलेशन मोशन। अब जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे वो होता है रिफरेंस फ्रेम। रिफरेंस फ्रेम, ठीक है, ये क्या होता है। अब किसी भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए ये जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ कि मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी ऑब्जर्व इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी बॉडी का मोशन को ऑब्जर्व करना है तो एक दूसरा, देयर मस्ट बी ए बॉडी, समझ रहे हो, अरे मोशन को ऑब्जर्व करना है तो बॉडी ऐसा होना चाहिए जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो। या जो बंदा देख रहा है उसको, मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए। मान लो ट्रेन पहले यहाँ पे था, ठीक है, अब ट्रेन यहाँ पे आ गया, तो हम कैसे बताएं कि यहाँ से यहाँ चला गया। तो हम देखें कि ये जो पॉइंट था, मान लो कुछ भी, ये पोल था, स्टेशन था, आदमी था, उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे जा चुका है, उसके रिस्पेक्ट में। या अगर यहाँ पे कोई पोल था, उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन ने अपना पोजीशन को चेंज किया है, इसका मतलब ट्रेन का मोशन हुआ है। तो वो बंदा जो मोशन को ऑब्जर्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, समझ रहे, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो उसके पास टाइम होना चाहिए कि उसने यहाँ पे ट्रेन को कितने समय पे देखा। टाइम को अगर मेजर करना है तो उसके पास अपना घड़ी होना चाहिए, कि उसने इस टाइम पे उसको देखा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कुल मिला के हम लोग एक ऐसा ओरिजिन का सिस्टम डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसके टाइम को तो क्लॉक से मेजर किया जाता है। अब बॉडी का जो पोजीशन है उसको हम किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 0 कहीं पे ओरिजिन मान के वहाँ से रिफ़र करते हैं, समझ रहे हो। तो हमने क्या बोला कि किसी के भी मोशन को ऑब्जर्व करने वाला, द पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन इज नॉन एज, ऑब्जर्विंग मोशन इज नॉन एज, क्या चीज़, ऑब्जर्वर, ठीक है, ये समझो जो देख रहा है। दूसरा हमने क्या बोला, कि जो मोशन ऑफ बॉडी है, किसी भी का मोशन ऑफ बॉडी या मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रहा है, मूविंग बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट, कि वो अपना जो पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, चेंजिंग विथ टाइम,
ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? हम लोग क्या क्या देखते हैं कि इसका एक तो पोजीशन देखते हैं और दूसरा टाइम देखते हैं किसी के, उसी को हम बोल देते हैं कि किसके रेफरेंस में, आदमी के रेफरेंस में कि किसी बॉडी के रेफरेंस में, उसी को हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब ये रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे भी हो सकता है, चलता हुआ भी हो सकता है, ये नहीं कि रेस्ट पे ही हो, रेफरेंस फ्रेम भी चलता हुआ हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले पोजीशन वेक्टर कि किसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी करने के लिए इसको हम लोग पॉइंट मान के चलते हैं। कार है, उसको भी पॉइंट की तरह देखते हैं और उसका स्टडी करते हैं मोशन का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लो कोई पॉइंट जो है, ठीक है, अगर ऐसा है, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस। तो मान लो कि इसमें हम पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर, किसको बोलते हैं। तो ये हमको देता क्या है? ये हमको देता है किसी भी पार्टिकल का पोजीशन किसी दूसरे पार्टिकल से रिलेट करके, रिलेटिव टू अदर पार्टिकल। और ये जो, जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे एक जो है पॉइंट है, कुछ भी ऐसा ट्रेवल कर रहा है, पहले पे ये ए पे था और ऐसे करके घूम के बी पे आ गया, या ए पे था और बी पे चला गया। समझ रहे हो? तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग ओरिजिन से डिफाइन करेंगे। तो जब ये ए पे था तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल दो, मान लो आर आई इनिशियल पोजीशन। फिर बी पे गया तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? मान लो आर फाइनल। ठीक है, तो इसका जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसका जब हम लोग, अब मान लो ये गया कैसे? ये किसी तिरछे पाथ से गया, सीधे नहीं चल के, ये ना यहाँ पे था, ऐसा मोशन कर रहा है। ठीक है, रेड कलर वाले पाथ से जा रहा है, पहले ए पे था फिर बी पे चला गया। तो हम लोग इसमें देखेंगे दो चीज़। मान लो ये जो तिरछा करके जो पाथ से गया उसका मान हम रखते हैं डेल्टा एस, और ए से जो बी पे गया ये लाइन, मिलाने वाला लाइन, तो हम बोलते हैं आर। समझ रहे? तो हमारा जो वेक्टर ए से लेके बी होगा, जिसको हम लोग आर वेक्टर से लिख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये पोजीशन ऑफ पार्टी, ये है चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पहले जो ए पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर आर आई था, जब बी पे गया तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे थे हम लोग, तो आर एफ हो गया, तो इसका पोजीशन तो चेंज हो गया। तो जो आर वेक्टर है, ठीक है, ये गया कर्व लीनियर पाथ से, लेकिन देखो हमारा आर वेक्टर स्ट्रेट पाथ है, वो वेक्टर है जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ रहा है। तो ए बी जो आर वेक्टर आया, इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये तो गया तो तिरछा लाइन से था, ठीक है, ये गया तो तिरछा लाइन था, आर्क लेंथ टाइप का। तो जब ए से बी में ये गया, किसके में? कर्व लीनियर पाथ से। तो जो ए बी आर्क टाइप का जो है, ये क्या होगा? ये होगा दूरी इसने कितना तय किया। देखो
इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ने वाला जो शॉर्टेस्ट लेंथ का वेक्टर था वो तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दूरी कितना तय किया है, ये डिस्टेंस जो किया है इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ पाथ बोल सकते हैं। और ये तो कर्व लीनियर पाथ है, तो उसी को कितना मान दिया हुआ डेल्टा एस, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन ये दो प्लेस है, दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूँ, मान लो ये चल के आया सेम पॉइंट पे आ गया, तो इसके पोजीशन में क्या चेंज आया, पहले ए पे था अभी भी ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। मान लो ये आर रेडियस का है, डिस्टेंस कितना तय किया इसने, डिस्टेंस तो 2πr तय किया है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है चेंज इन पोजीशन, कि फाइनल और इनिशियल का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें कितने का चेंज आया। अब देखो अगर कोई एक ही लाइन पे ही एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हम बोल रहे हैं ये यूनी डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शन मोशन, तो इसमें क्या होगा कि जितना दूरी तय किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डेल्टा एस बराबर आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन डिस्टेंस का नहीं होता, कैसा चल क्या है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब ये किसको बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम इंटरवल में जो डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, देखो वी एवरेज जो होगा वो क्या होगा, पोजीशन में कितने का चेंज आया यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी क्या होगा ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल दोनों वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, क्योंकि डेल्टा का मान होता है चेंज। तो मान लो जो हमने पिछला डायग्राम में देखा था, ये जो पार्टिकल ऐसा करके गया था यहाँ से यहाँ तक, ये आर वेक्टर था, ये आर इनिशियल था, ये आर फाइनल था। ओके, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। तो मान लो ए पॉइंट पे ये टी टाइम जो था टी आई था, जब बी पे पहुंचा तो टाइम हो गया टी एफ। तो अगर हम बोलेंगे कि इसके पूरे मोशन में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो क्या बोल दोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है, ये किसी टाइम इंटरवल में कितना दूरी तय किया। ठीक है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा, दूरी कितना तय किया, डिस्टेंस, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो अगर सेम पॉइंट से चल के सेम पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस भी 0 हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डेल्टा टी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ का लेंथ, कि कितना लंबा था पाथ, लेंथ डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। तो देखो एक बात ध्यान देने की है कि हमने बोला था कि दूरी का मान कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मान से कम नहीं हो सकता है, यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इन ए टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में
जो एवरेज स्पीड है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड। देखो हमको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिलेगा स्पीड में, तो जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उससे या तो एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, कभी भी कम नहीं होगा। और इक्वल कब होगा? जब ये यूनी डायरेक्शनल मोशन हो, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए। यूनी डायरेक्शनल मोशन में क्या होगा? ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया एवरेज। अब हम बात करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो जब इंस्टेंटेनियस बोलते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस करने के लिए हम जो डेल्टा टी का मान रखते थे उसका मान बहुत छोटा लेंगे, लगभग 0 के बराबर। तो क्या होगा कि हम जो ग्राफ बना रहे थे ऐसे करके ए से बी जाने का, अगर बहुत कम टाइम इंटरवल लेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा ये यहाँ पे, और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा वो हमको पूछ रहा है। मान लो ये है आर, ये ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होगा? तो वो होगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी तो रहेगा ही, और लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसी को हम बोल देते हैं डी आर बाय डी टी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको किसी का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हो और उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिल जाएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग